गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, प्रणाम एंड जय हिंद। आज हम देखेंगे पर्जेस इन द पीएलए और ये देखेंगे क्या जी जिनपिंग के सर के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं कि नहीं। अ, जब मैंने ये प्रोग्राम सोचा था, मैंने सोचा सिर्फ पीएलए के अंदर जो पर्ज हो रहे हैं उसके बारे में बात करूं, पर बाद में मेरे को ख्याल आया, भाई शी जिनपिंग तो और लंबा चौड़ा पर्च कर रहा है। तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया और एक दृश्य निकला है। और बाकी चैनलों की तरह मैं, जैसे वो खबर आया कि 9 जनरल फायर हो गए, मैं भी कर सकता था। मैं नहीं किया। मैं हर वो चीज थोड़ा विस्तार में सोच समझ के, आई वुड लाइक टू गिव यू अ होलिस्टिक एनालिसिस एंड नॉट अ कट पीस सॉल्यूशन। तो ये है होलिस्टिक एनालिसिस। And what does my holistic analysis tells me? विपरीत, क्या बोलते हैं उसको बुद्धि के बारे में? विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो हो गया जी जिनपिंग को। राइट, जिस तरीके से वो पर्च कर रहा है, पता नहीं कहाँ रुकेगा। क्या जी जिनपिंग इज अंडर थ्रेट? मे बी। क्या वो निकाला जाएगा? हो सकता है। क्या वो बाकियों को दबा के और 5 साल जारी रखेगा चाइना को रूल करना? वो भी ठीक है, पर वो कहानी है विपरीत बुद्धि। वो चलता रहेगा, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। सोचो, अगर वो सत्ता में है तो ये पर्च करते रहेगा और चाइना को नष्ट करता रहेगा। अगर वो सत्ता में नहीं है और उसको निकाल दिया गया, जो भी नया आएगा उसको ऊपर तक चढ़ने के लिए और स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो किसी हालत में देखिए, चाइना इज इन फॉर ट्रबल। वन, इट जस्ट रीइंफोर्सेस जो मैंने 5-6 दिन पहले वीडियो किया था, China will not recover. So let's see how things are happening. And let me assure you, this will be a wholesome presentation. आप ऐसा प्रेजेंटेशन बाकी कहीं नहीं देख सकते हो। सबसे पहले ये खबर आया है, ये आ रहा है, China's military faces salary cuts amid lingering economic slowdown. अ, ये पक्का नहीं है, उड़ती हुई खबर है जो रिपोर्ट हो गया है, पर है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर पीएलए में सैलरी कट हो रहा है, तनख्वाह कट यू नो किया जा रहा है, तो उनका इकोनॉमी और मोरल और सब कुछ में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो लेट्स सी वेयर इट गोस। ये लास्ट में इस बात के बारे में फिर जिक्र करेंगे। सबसे पहले ये एक अच्छा मुहावरा, नॉट मुहावरा, एक अच्छा सेइंग मैंने निकाला है। तो जी जिनपिंग इज गोइंग थ्रू एन इको चैम्बर इफेक्ट। इको चैम्बर इफेक्ट क्या है कि ये एक कमरे में है, आप जो भी बोलोगे दीवार पे लग के आपके वापस आ रहा है। ये आप सुनते हो, मतलब आपका बोल आप ही सुन रहे हो और किसी का बोल वाला आपको आवाज तक नहीं आ रहा। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? कहता है, a problem for dictatorships is that reliable information is notoriously hard to come by. That is especially so for the dictator himself. क्यों? सिर्फ वो अपना आवाज सुन रहा है और किसी की आवाज नहीं सुन रहा है। Advisors and subordinates, whether civilian or military, tend to tell a dictator mostly what they think he wants to hear. जो वो सुनना चाहता है वही उसके एडवाइजर्स बताते हैं, राइट?
Dispensing bad news to one superior is not deemed career enhancing or life prolonging. अगर बुरा खबर आप शी जिनपिंग को दोगे, ना आपका करियर आगे बढ़ेगा, हो सकता है आपका जीवन का अंत जल्दी आ जाए। तो ये है, और ये जो मेरे ख्याल में पूरा चाइना के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से शी जिनपिंग को असलियत से थोड़ा बाहर हो गया है। और जो आदमी असलियत से बाहर हो जाता है, जो लीडर खास करके आप दुनिया में देखिए, चाहे हिटलर हो या यू नो कोई भी देखिए, मुसोलिनी क्यों ना हो, और एक टाइम में रिचर्ड निक्सन क्यों ना हो यूएसए में, जब भी लीडर is out of touch with ground realities, there's a problem in that country. Okay, now we'll get to the purges. अगर हम इसका पर्जेस देखेंगे, सिर्फ पीएलए के अंदर जो पर्जेस अगर हम देखते रहेंगे, फिर तो बेवकूफी है। आपको कोई नतीजा नहीं निकलेगा, राइट? इसका जो पर्जेस, वी मस्ट सी इन द बिगर प्रिज्म, बड़ा कैनवस, पूरा दृश्य देखना आवश्यकता है, क्योंकि जब आप ये बड़ा दृश्य देख सकते हो, फिर आपको पता चलेगा ये पीएलए के अंदर जो पर्ज हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये कब से चल रहा है पर्ज। बाकी ने मैंने देखा 2-4 चैनलों ने जो उन्होंने विश्लेषण किया है कि ये 9 जनरल सैक हो गए हैं, ये 1, 2, 3 जो रिपोर्ट हो गया वो बोल दिया, तो फायदा क्या हुआ उसका? उससे नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। आपका मन बहलाने वाली बात है। शी जिनपिंग के पर्जेस जो है, कुछ पॉलिटिकल पर्जेस हैं, कुछ करप्शन के लिहाज से है करप्शन चाइना में। इसमें क्या है कि इतना करप्शन है कि पूछो मत। कुछ मिलिट्री करप्शन है, एक सिविल करप्शन है, एक मिलिट्री करप्शन की वजह से पर्ज हो रहे हैं। कुछ थ्रेट टू द पार्टी, पार्टी के ऊपर आंच आ रहा है अभी, राइट? यानी कि व्हेन आई से थ्रेट टू द पार्टी, जो सत्ता में है उनके ऊपर यू नो उनका रूल के ऊपर थ्रेट आ रहा है। इट इज नॉट ओनली टू दिस थिंग, और वो अकेला नहीं है कि ये सिर्फ पीएलए में पर्ज कर दिया तो थ्रेट आ रहा है, ओवरऑल और पर्सनल थ्रेट भी है। शी जिनपिंग को थोड़ा डर है कि कहाँ उसका उसको एक दिन कोई उड़ा देगा या सफा हो जाएगा वो, राइट? और ये क्या है कि इसके जो पर्जेस जो हैं, ये 2012-13 में ही शुरू हो गया, जैसे इसने अपना पहला टर्म शुरू किया। ये कोई नया चीज नहीं है, पर पिछले 1 साल से बाकी चीजें आ गई। इसके जो पर्जेस के जो पहले 5-6 साल में ये था कि इसके पॉलिटिकल ओपोनेंट को हटाओ, जो ज़्यादा पैसा बना रहा है उसको हटाओ, पार्टी में डिसिप्लिन ले आओ। कुछ लोग लीडर थे जिनका जो पार्टी के कंट्रोल के बाहर जा रहे थे, और जो पार्टी के कंट्रोल के बाहर जा रहे थे, फिर इनको डर ये था कि पार्टी का होल्ड सत्ता के ऊपर चला जाएगा, निकल जाएगा, और चाइना जो है डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। इसीलिए ये जो पार्टी के जितने एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने शी जिनपिंग को बोला इनको सॉर्ट आउट करो। उसने सॉर्ट आउट किया। तब तक तो ठीक था, पर प्रॉब्लम बाद में शुरू हुई, राइट? तो ये 5 किस्म के पर्ज चल चुके हैं, और आजकल चल रहा है। और जब हमने देखा इसका अ, डिटेल्स निकाला, तो ये पिछले 3 महीने में जितने पर्जेस हुए हैं, आज तक मैंने चाइना में होते हुए नहीं देखा। क्यों हो रहा है ये? क्यों? इसीलिए कि चाइना का अर्थव्यवस्था डूब रहा है, आबादी घट रहा है,
वापस आने का आशंका नहीं है, तो लोगों के अंदर देयर इज़ डिससैटिस्फैक्शन, खुश नहीं है और सब कुछ हद तक मेरा अनुमान ये है कि लोग सोच रहे होंगे, ये शी जिनपिंग का गलती है और उसको हटाने के चक्कर में है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये शी जिनपिंग आने के बाद हमारा रास्ता कट गया है या हमारा मौका छूट रहा है या जो हमने पैसा बनाया वो ये उसका सारे रास्ते बंद कर रहा है। उससे क्या है कि इसके अगेंस्ट लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए। अगर लोग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, तो शी जिनपिंग का क्या रिस्पॉन्स है? ये नहीं कि पॉलिटिकली इनके साथ सॉर्ट आउट करो, ये और पर्च कर रहा है। ये कॉज़ एंड इफेक्ट चलता आ रहा है और ये बड़ा साफ है। हालत सुधर नहीं रहा, ना सुधरेगा। हालत जब तक सुधरेगा नहीं, ये पर्च करता रहेगा। जितना ये पर्च करता रहेगा, हालत और खराब होते जाएगा। इट्स अ नेगेटिव साइकिल। ये ये अंडरस्टैंड करने की बात है, ओके? और कृपया आप ये जो वीडियो है, आप सबको पास ऑन कीजिए, ओके? क्योंकि मेरे ख्याल में इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस ये जो व्हाई चाइना वोंट राइज़ के एनालिसिस के बराबर है, ओके? शी जिनपिंग ने जितने भी पर्च किए हैं आज तक, उससे कुछ इफेक्ट्स हैं। क्या हो रहा है उससे? एक तो करप्शन बढ़ रहा है और ये पता चल रहा है कि चाइना में करप्शन बहुत है। हर चीज़ में करप्शन है और मैं ये साबित भी करूँगा। या जितने पर्जर्स हो रहे हैं, इनके बैंकर, मिलिट्री जनरल कोई इंडस्ट्री का हेड या फुटबॉल कोच सबको पर्च कर रहे हैं। इसका मतलब जितना इनका टैलेंट है और लीडरशिप है, उनको हटा रहे हैं। आप सोचो, अगर आपके कंपनी के अंदर हर तीसरा, चौथा, 5वां दिन आपका जो हेड सीईओ है या मैनेजर है, जो भी है, अगर वो बदला जा रहा है, तो आपके अंदर क्या बीतेगा? एक तो आप उस संस्था में लीडरशिप नहीं होगा। अगर लीडरशिप नहीं होगा, वो संस्था कैसे चलेगी? करप्शन तो पहले ही है ही, बहती गंगा में सब हाथ धोएँगे। ओके? इसका मतलब देयर विल बी कांस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। फर्ज करते रहो, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि पॉलिसी क्या है, राइट? इट इक्विवेलेंट मैं बताता हूँ, अगर किसी के घर में परिवार का हेड का निधन हो गया, उस परिवार को वापस खड़ा होने के लिए और नॉर्मल होने के लिए टाइम लगता है। कई बार परिवार टूट जाते हैं। अगर ऐसे अगर आप छोटे-छोटे परिवारों को हिसाब लगाओगे चाइना में, अगर एक कंपनी एक परिवार मानोगे, तो हर तीसरा दिन अगर उसका आप लीडर बदली करोगे, क्या करेगा वो? इट विल बी कांस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस और इनएफिशिएंसी सेटल होगा। और जितने ज़्यादा आप पर्ज करते रहोगे, आप डिसिप्लिन लेके नहीं आ रहे हो, सबके मन में शंका है कि मेरा नंबर कब आएगा या मेरा क्या होगा? तो एक सवाल खड़ा कर रहा है शी जिनपिंग अपने दायरे के अंदर। उससे क्या होगा? उससे बड़ा साफ है, चाइना का ग्राफ नीचे जा रहा है। ये 2 चीज़ जो हमने बताया, ये तो तय है। तय इसीलिए है कि इसका ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस देखिए। यहाँ तक
अफ़वाहें ऐसी भी फैल रही हैं कि जब शी जिनपिंग यूएसए गया था, तो अ, यूएसए से इसने क्या बोलता है नो लोन नहीं है, इसके जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके फेयर प्राइस माँगा था और इन्वेस्टमेंट माँगा था। 800 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन का कहानी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना में पैसा नहीं है, लिक्विड कैश नहीं है। भले आपने कंक्रीट जंगल खड़ा कर दिया, पर कैश चाहिए, कैश। जो बिज़नेस में बोलते हैं कैश फ्लो, कैश फ्लो नहीं है चाइना के अंदर। और दूसरा बात ये बताया जा रहा है कि जब जी जिनपिंग यूएसए गया था, एपेक कॉन्फ्रेंस के लिए सितंबर-अक्टूबर के दौरान, उसने एक शर्त रखा। शर्त ये था कि मैं तभी आऊँगा वहाँ जब मैं पूरा अमेरिकन कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ के टॉप सीईओज़ के साथ बात करूँ। तो अमेरिका लोगों ने बोला कि ठीक है, बात कर लो। इसने जाके वहाँ बात किया कि भाई आके चाइना के अंदर इन्वेस्ट करो, आप अपना कारोबार शुरू कीजिए, मैं आपको मदद करूँगा वगैरह-वगैरह। पर इसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं था, कोई एक नया पैसा निवेश नहीं किया चाइना के अंदर। ना वो जो 800 बिलियन या 900 बिलियन या 1 ट्रिलियन का लोन वगैरह-वगैरह के बारे में जो भी बात हो रहा था, वो भी ठप हो गया। पर ये सब के दौरान पर्चेस चलते रहे। ओके, आगे। आप देखिए, इसको थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। ये रिपोर्ट्स आते रहे हैं 5-6 रिपोर्ट्स पिछले 6 महीने से, 6-7 महीने में से। क्या रिपोर्ट्स हैं? एक रिपोर्ट कहता है चाइनाज़ करप्शन वॉचडॉग प्लेडजेस फोकस ऑन फाइनेंस, मेडिकल ग्राफ्ट एंड डिसलॉयल्टी। और ये रिपोर्ट कब आया? आज। आज तकरीबन 10 बजे मैं ये स्लाइड वगैरह सेट कर रहा था, तो ये न्यूज़ रिपोर्ट देखा मैंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। और उसमें क्या लिखा गया है, वो पीले इसमें है बॉक्स में। China's corruption busters have pledged to push forward relentlessly with President Xi Jinping's cleanup campaign with a focus in 2024 on the finance, state-owned enterprises, energy, tobacco, healthcare, infrastructure। भैया इस तरीके से तो आप करोगे तो पूरा चाइना के अंदर झाड़ू लगा रहा है, ये पूरा साफ कर रहा है सबको। सिर्फ एक संस्था नहीं है, आप किस सेक्टर ले लो, उसमें निकाल रहा है। देखिए फाइनेंस, मेडिकल ग्राफ तो हेडलाइन में है, ठीक है? नीचे एनर्जी, टोबैको, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, सब। और डिसलॉयल्टी कि सबका क्या वफादारी जो है, वो शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी। जो इनके साथ वफादारी नहीं है, वो खफा हो जाएगा। ओके? ये कुछ दिन पहले और ये कैक्सन ग्लोबल में आया है। ये एससीएमपी का है, कैक्सन ग्लोबल। इसमें देखिए कहता है जी कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर क्रैकडाउन ऑन करप्शन इन फाइनेंस एंड फार्मास्यूटिकल्स। पिछले इसमें हेल्थ केयर था, अभी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर आ रहा है। ये 3 जनवरी का रिपोर्ट है ये। कहता है नो वन इज सेफ। चाइना परचेस रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स इन 2023 विद मोर टाइगर्स लाइकली टू फॉल। यानी कि लीडरशिप का एक पूरा जमाना आउट, होल सिस्टम ऑफ लीडरशिप आउट। भाई हर लीडर तो बुरा नहीं होता ना, हर लीडर तो बुरा नहीं होता। अगर आप हर इंडस्ट्री के हर लीडरशिप को निकालोगे तो चाइना आगे बढ़ेगा कैसे? ये तो कम्युनिस्ट के सिस्टम के बाहर है ये, राइट? फिर अगर ऐसे है तो प्राइवेट इंडस्ट्री कैसे आके काम करेगा? नहीं करेगा। ओके, ये देखिए, शी जिनपिंग टेल्स चाइना's corruption busters
to show no mercy in severe and complex battle. ये कुछ दिन ये सब ये यहाँ ये जो मैंने इकट्ठा किया पिछले 4-5 महीने के हेडलाइंस हैं. Okay, heads continue to roll as China's anti-corruption drives enter second decade. ये 2021-22 की ये है. Okay, Beijing keeps focus on security, corruption and worst case scenarios. इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो वर्स्ट केस सिनेरियोस क्या हैं? कू, बाहर से कलर रेवोल्यूशन वगैरह, बाहर से इंटरफेरेंस कि लोग जो है बाहर के लोगों के साथ मेल मिलाप करके चाइना के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. ये है इनके वर्स्ट केस सिनेरियोस. तो उन देखिए कोई भी कारोबार जो कर रहा है अपना पैसा लगा हुआ है वो तो अपना सक्सेस देखेगा ही. अगर आज तक पिछले 20 साल 30 साल तक बाहर वालों ने आके निवेश लगाया है, वो तो अपना पैसा लेने के चक्कर में है और इसीलिए वो लोकल बिजनेसमैन और बाहर का बिजनेसमैन मेल मिलाप करके देखेगा कैसे अपना मुनाफा बनाए या उनको सॉर्ट आउट कर रहा है कि आप बाहर वालों के साथ मिले हो तो जो नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो है वो अपना सिक्योरिटी में बदल गया. तो ये है ये चल रहा है. ओके, या हम कुछ पॉलिटिकल लोगों को आउट कर दिया. ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से उसने ह्यू जुंटाओ को आउट किया था पिछले अक्टूबर पिछले 2022 के अक्टूबर में जब 20th पार्टी कांग्रेस में हु जुंटाओ को आउट कर दिया. पिछले साल जब जैंग जेमिन का निधन हुआ था, राइट, इसने बाकी वो चुपचाप उसका सेरेमनी आउट किया. उसमें यहाँ तक इसने हुक्म पास किया कि कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा उसमें. फिर उसका जो प्राइम मिनिस्टर है ली कीचैन, वो एक स्विमिंग पूल में मर गया एक अचानक. वो ऐसे थोड़ी ना होता है कि अचानक एक स्विमिंग पूल में कोई स्विम कर रहा है तो मर गया. इसके 3 मुख्य ओपोनेंट सफा कर दिया इसने. सफा कर दिया या कुदरत से हुआ है पता नहीं पर कुछ हुआ है ना. उसके अलावा करप्शन है. ये खबर निकला है ये शख्स जो है ये वाइस प्रीमियर थे 1 साल पहले और ये ट्विटर में निकला है ये खबर. पक्का खबर आया नहीं अभी तक पर निकला है ये कि इसका भी थैंक यू हो गया. ये जेनिफर जेंग जो चाइना के बारे में लिखती रहती है, ठीक. और ये जो है वो ट्रम्प के जमाने में ये वाइस प्रीमियर था. ट्रम्प के उस वक्त कार्यकाल में 4-5 साल पहले और ये लीडिंग नेगोशिएटर था चाइना के साथ. तो इसको शक हो गया होगा कि ये अमेरिका के साथ मेल मिलाप कर लिया और इसको आउट हो कर दिया. इसको तो पता ही है हमें. किन गैंग जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था, ये एम्बेसडर था यूएसए में, आया फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया अचानक आउट, राइट. उसके अलावा ये देखिए एक्स कम्युनिस्ट पार्टी बॉस Zhou Xinjiang pleads guilty in landmark Chinese anti-corruption case, राइट. ये हैंगझो का पॉलिटिकल हेड था सीसीपी का. ये मेरे ख्याल में सीसी ये जी जिनपिंग के विपरीत जा रहा था तो उसको आउट कर दिया. ये तो इसको तो डेथ सेंटेंस भी दिया गया है. अभी पता नहीं ये जिंदा है कि नहीं. ओके, इसके अलावा आप अभी फाइनेंस में आते हैं. इनका जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक टाइप इक्वलेंट, उस बैंक का नंबर 2 को कम्युनिस्ट पार्टी से आउट कर दिया. ज्यादा पहले की बात नहीं है, हाल ही में हुआ. ठीक, ये सब पिछले 2-3 महीने की कहानी है. तो फाइनेंस में इसका टॉप हेड को आउट कर दिया. आप देखिए सोच लीजिए कि अगर आरबीआई के गवर्नर या डिप्टी गवर्नर को आप निकाल दो. ओके, उसके साथ साथ ये 3 महीने पहले की बात है बैंक ऑफ चाइना का चीफ का करप्शन, राइट. टॉप बैंक्स एससीओस का
करप्शन में आउट। ये तो फाइनेंस के सेक्टर में तो इसने सबको आउट कर दिया बिल्कुल। ओके, चाइनीज बैंकर जेल्ड फॉर लाइफ इन करप्शन केस, लार्जेस्ट एवर इन कंट्रीज हिस्ट्री। बैंक ऑफ चाइना का एक हेड है, एक प्रोविंस का, गुआंगडोंग का। ओके, और इसने बोला कि भाई 20 साल के लिए ये बागी था या जो भी है इसका कहानी, ये भी आउट हो गया। ओके, अभी देखिए रेलवे का भी फॉर्मर रेलवे हेड सेंटेंस टू 15 इयर्स इन प्रिजन फॉर करप्शन। ये जितने हेड्स हैं, या वो जो सर्विस में है या सर्विस के बाहर है, इन सबको लपेट रहा है, क्योंकि ये सब लीडर हैं। करप्शन तो एक तरीका है। ओके, फिर हेल्थ केयर सिस्टम, उनका क्रैकडाउन, हेल्थ केयर के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है, हेल्थ पूरा मेडिकल सिस्टम, वैसे भी फटा हुआ मेडिकल सिस्टम है चाइना का। ओके, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, ये बॉल वो बॉल, इसमें सारे जितने भी चाइना में बॉल लेके घूमते रहते हैं, उनके ऊपर भी करप्शन केस है। 5 एसओई, ठीक, वो सब सुपरवाइजर्स, ये वो उनके ऊपर भी करप्शन है। आप किसी क्षेत्र को निकालो चाइना के अंदर, पिछले 2-3 महीने में करप्शन करप्शन केस ही चालू और पर्ज चालू। तो ये जो मैं पहले बताया वो मैं साबित कर रहा हूँ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि सिर्फ अगर हम मिलिट्री की ओर देखेंगे तो पूरा दृश्य नहीं नजर नहीं आएगा। ओके, यहां तक एग्रीकल्चरल करप्शन, फूड सिक्योरिटी में करप्शन, उसके ऊपर भी क्रैकडाउन है। ओके, तो अभी व्यवसाय के ऊपर भी कहानी, राइट। ओके, तो इसने कोई सेक्टर को छोड़ा नहीं, राइट। अभी आते हैं हम मिलिट्री के ऊपर। सिविलियंस को तो हम, ठीक है, इसने किया जो भी किया वो किया है, पर अभी हम करेंगे मिलिट्री का। ये थोड़ा लंबा होगा पर मैं आराम से आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक हम इसका, जैसे इसके सर के अंदर नहीं जाएंगे और सोचेंगे नहीं कि भाई ये सोच क्या है और इसका सोच का क्या परिणाम निकलने वाला है, फिर तो ऐसे एरी गरी करते रहेंगे। तो राइट, इसमें थोड़ा मैं हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। हिस्ट्री क्या है? जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, अ, उस वक्त की बात है, 1929 के बाद जब माओ ने बनाया है, तो ये इसने पीएलए खड़ा किया। उस वक्त पीएलए तो था नहीं, वो सिर्फ इसने क्या किया कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनको, उनके पास हथियार नहीं था, कुछ नहीं था। काफ़ी गाँव के लोगों को इकट्ठा किया इसने कुछ, और उनसे एक पार्टी बनाया। पार्टी के साथ कुछ लोगों, उसमें जो तगड़े थे उनको एक, उसे एक पीपल्स आर्मी बनाया। और वो पीपल्स आर्मी के साथ क्या थे, लठ थे, ये गेंती बेलचे, इस टाइप के हथियार थे। उससे इसने एम्बुश वगैरह शुरू किया, नेशनलिस्ट पार्टी और जापान वगैरह के साथ। उनसे हथियार छीनना शुरू किया और इसने पीएलए बनाया। तो और धीरे-धीरे ये पीएलए बढ़ता आया और माओ उसका टॉप था और उसका आकार मिला वगैरह-वगैरह। तो पीएलए जो है ओवरऑल चाइना में, इसका स्तर बहुत ऊंचा है और काफी हद तक पीएलए के पास वो शक्ति है, तब से लेकर अभी तक, कि वो तख्त को पलट सकता है। ये माओ को भी पता था, और माओ का कहना ये था, और प्रिंसिपल इज दैट द पार्टी कमांड्स द गन एंड द गन मस्ट नेवर बी अलाउड टू कमांड द पार्टी।
कि पीएलए को दबा के रखो। और शी जिनपिंग ये बोलता रहता है, यहाँ तक अभी पिछले 20th पार्टी कांग्रेस में भी इसके बारे में बात ज़िक्र किया, उसके बाद भी काफ़ी टाइम ज़िक्र हुआ है। चाइना के अंदर हाईएस्ट बॉडी तो पोलिट ब्यूरो है, इसमें दो शक कोई शक नहीं है। उसके नेक्स्ट जो है, वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उसमें बड़ा ताकत है। और जितने पीएलए के जनरल्स थे उन दिनों में, ये कंट्रोल करते थे अपना-अपना इलाके को और अपना-अपना टर्फ्स को करके, वो अपना पॉलिटिक्स चलाते थे। तो जो माओ टाइप था, माओ का स्तर ऊँचा था, तो वो कंट्रोल कर सकता था। डेंग का भी स्तर ऊँचा था, तो ये मिलिट्री को कंट्रोल कर सकता था। पर उनको भी डर था मिलिट्री से, वो आगे बताऊँगा मैं। पर जब जियांग जेमिन पार्टी जनरल सेक्रेटरी बना था और तब तक डेंग जियाओपिंग निकल गया, यानी खुद पीछे हट गया। उसने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का नेतृत्व नहीं छोड़ा, उसमें बना रहा। और सेंट्रल मिलिट्री उसने कभी जियांग जेमिन को दिया नहीं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जरिए ये जियांग जेमिन को कंट्रोल करता था, मिलिट्री के जरिए। इसीलिए मिलिट्री से ये डरता है, ये शी जिनपिंग। बाद में जब जियांग जेमिन हट गया और हू जुंटाओ आया, हू जियांग जेमिन ने वही खेल खेला जो डेंग जियाओपिंग ने इसके साथ खेला था। इस मिलिट्री के थ्रू पार्टी को कंट्रोल करता। इसीलिए ये बात होता रहता है, द पार्टी मस्ट कंट्रोल द गन मस्ट नेवर बी अलाउड टू कंट्रोल द पार्टी। क्योंकि इनको पता है पार्टी के अंदर वो शक्ति है जिससे ये सब कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जब शी जिनपिंग ने पद संभाला था, तब तक क्योंकि वहां अंदरूनी हालत बहुत प्रॉब्लमेटिक था, पीएलए का कुछ कारोबार चल रहे थे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, इनका इकोनॉमी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। तो सब इनके जो बुजुर्ग थे, उसने ये शी जिनपिंग को पूरा कंट्रोल दे दिया कि भाई तुम सॉर्ट आउट करो चाइना को, नहीं तो हम तो मारे गए सब। कम्युनिस्ट पार्टी का रूल खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसने सबको सफाई करना शुरू किया पहले 5 साल। ठीक। तो वही कहानी, पार्टी मस्ट कंट्रोल द गन, तो गन को पहले साफ करो भैया। वो लगाओ पुल थ्रू, रॉड लगाओ और पूरा नली को साफ करो, जंग जितना है हटाओ, तेल लगाओ और बंद करके रखो। क्यों? इसका भी एक हिस्ट्री है। ये ये जो आर्टिकल है, अभी अभी आया है आर्टिकल, बट इंटरेस्टिंग है। लिन ब्याओ करके माओ का नंबर 2 था। माओ का माओ के कार्यकाल में लिन ब्याओ जो है वो पीएलए का हेड था और माओ का साथी था। अ, इसका रोल बहुत इट वाज क्वाइट हाई टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर चाइना थ्रू द कम्युनिस्ट पार्टी। इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण था कि नेशनलिस्ट को, यानी कि कोमनटांग को बाहर निकालने में, धकेलने में। पर एक वक्त आया था जब लिन ब्याओ जो है वो माओ को हटाना चाहता था। जब माओ को पता चला, माओ तो बड़ा चतुर आदमी था, माओ को जब पता चला उसने अपना चाल चलाया, लिन ब्याओ के को मतलब धकेल दिया। और लिन ब्याओ एक दिन अकेला पाया अपने आप को कि भाई मेरे साथ ये सब छूट गए, वो सब माओ के साथ चले गए। तो ये एक एयरप्लेन में बैठ के वो मंगोलिया की तरफ जा रहा था, वो हवाई जहाज उड़ गया, मर गया ये। वो ये उसी तरीके से मर गया जैसे प्रिगोजिन जो रशिया से भाग रहा था, वो मर गया।
तो ये पुराना कहानी है। अब नया कहानी क्या है? जब से ये रिपोर्ट आया, अगर पिछले 1 साल से अगर हम देखेंगे, तो अमूमन जैसे उदाहरण के तौर पर जब ज़ी जिनपिंग ब्रिक्स का समिट जब खत्म हुआ था, सितंबर-अक्टूबर की बात है, मेरे ख्याल में अक्टूबर में था ये। हाँ, सितंबर-अक्टूबर की बात है। तो ये वापस बीजिंग नहीं गया, जोहानिसबर्ग से, ये सीधा गया ज़िनजियांग। वहाँ से ज़िनजियांग से ट्रेन से गया घर। क्यों? उसको डर था कि मेरा हाल भी प्रिगोजिन या लिन बियो की तरह ना हो। इसको डर था कि कोई मिलिट्री कू ना हो जाए। कू नहीं, इसको कोई मार ना दे। वही मैंने पहले दिखाया था पर्सनल थ्रेट, उससे डर था। तो ये पुराना कहानी है ये हकीकत है। मेरे ख्याल में आज भी ये हकीकत में घूम रहा है ज़ी जिनपिंग, ये डर में। और ये पहला जो रिपोर्ट जो पर्जेस का सफा करने का पार्टी का, ये पार्टी नहीं है, पीएलए का, अभी नहीं, ये पुराना है। 2015 का ये आर्टिकल निकाला हूं मैंने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने निकाला। उस वक्त का 14 जनरल सस्पेक्टेड ऑफ करप्शन, इन सबको आउट कर दिया इसने। ठीक है, ये कहानी जो है पीएलए के साथ तब से है और रिफॉर्म चलाया है इसने। ओके, ये तो हम बाद में आएंगे। तो इसका जो रिफॉर्म में इसने क्या-क्या ये चीज़ जो है ना बहुत लोगों को पता नहीं है और ना ये कहीं मैंने तो देखा नहीं किसी को बात करते हुए। ये इसने रिफॉर्म में क्या किया? चाइना के अंदर 13 या 14 इनका ग्रुप आर्मी हुआ करते थे। हर एक ग्रुप आर्मी एक इलाके का देखभाल करता था, ठीक है? और देखिए एक एक इक्विवेलेंट देना चाहता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। हमारे इंडिया में भी आर्मीज़ हैं, कोर्स हैं, ठीक? जैसे मान लीजिए 33 कोर है, 33 कोर जो सिलीगुड़ी के इलाके में तैनात है, वो वहाँ परमानेंट है। और हमारे भी 14 कोर है, वो सियाचिन में है, लद्दाख इलाके में है। 15 कोर जो है, वो श्रीनगर में है, सबको पता है ये। कोर परमानेंट है, पर उसके अंदर जो यूनिट है, वो बदली होते रहते हैं। आर्टिलरी हो या इन्फैंट्री हो, वो बदली होते रहते हैं और कोर कमांडर भी बदली होता रहता है, ठीक? और उसके अंदर जो डिविजन्स हैं, उनके डिवीज़न तो तकरीबन पक्के हैं, पर डिवीज़न कमांडर जो बदली होते रहते हैं। 2 साल, 1 साल के कार्यकाल के बाद आउट होता है। जैसे मैंने 41 आर्टिलरी डिव कमांड किया पूना में रहे 2 साल, कमांड किया डिवीज़न को, जिस दिन खत्म हो गया, हम गए भई अपना खोल के, बंद करके। चाइना में नहीं होता ये। चाइना में एक कोर के अंदर लोग पक्के हैं, काफ़ी हद तक रहते हैं 5, 6, 7, 8 साल तक। यूनिट भी नहीं बदली होते। उससे क्या है कि ब्रिगेड में 3-4 यूनिट हो सकते हैं और डिवीज़न में 9 से 10, 12 यूनिट हो सकते हैं और भी हो, कम हो या ज़्यादा हो। इन सब में एक ग्रुपिंग आ जाता है और ग्रुप आर्मी जो है कोर के मुताबिक है चाइना के अंदर। अगर 2-3 डिवीज़न हैं तो कोर कमांडर अगर पक्का है, ग्रुप आर्मी का कमांडर पक्का है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि जितने उसके नीचे हैं, उसके साथ रह चुके हैं 5-6 साल का, एक बॉन्डिंग हो जाता है और बॉन्डिंग से आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और चाइना में क्या है ये पीएलए इतना बॉन्डिंग के साथ सब अपना-अपना कारोबार चला रहे थे ग्रुप आर्मीज़ के अंदर। शी जिनपिंग आया, उसने देखा कि ये नहीं चलेगा। अगर ये ऐसे चलेगा तो ये मेरे को सत्ता से हटा देंगे और वहाँ उस वक़्त 2000 की 12-13 की बात हो रही है कि कुछ करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया करप्शन का स्टोरी शुरू किया। पहले पुराने जनरल सबको आउट कर दिया एक-एक करके किसी ने को च करप्शन का चार्ज कोई रिटायर हो गया,
कुछ उसके अगेंस्ट और कोर्ट मार्शल जो भी चाइना करता है। उसके साथ-साथ इसने ये जितने कोर हैं उनको रीऑर्गनाइज़ कर दिया, उनके ग्रुप आर्मीज़ को रीऑर्गनाइज़ कर दिया। ग्रुप आर्मीज़ को रीऑर्गनाइज़ करके इसके जो यूनिट्स हैं, इनको रीपोस्ट कर दिया। जो यूनिट पिछले 10 साल तिब्बत में रहा, उसको उठा के कहीं गांसू में भेज दिया या कहीं और भेज दिया, शंघाई में भेज दिया, कि यूनिटों को तोड़ दिया इसने, डिविजन्स को तोड़ दिया। तो उससे क्या है, इनमें काफ़ी खलबली मची क्योंकि इनके अंदर का जो ग्रुपिंग जो है, वो टूट गया। उससे भी काफ़ी लोग नाराज़ थे और कुछ लोग तो पता ही नहीं चल रहा था इनको क्या हो रहा है। और इसने वो ग्रुप आर्मीज़ को रिफ़ॉर्म करके ये थिएटर कमांड सिस्टम ले आया। उदाहरण के तौर पर पिछले 2 साल में 4 थिएटर कमांडर, वेस्टर्न थिएटर कमांडर बदली हो गया। किसी को पैर टिकने नहीं दे रहा है ये। और मेरे ख्याल में नीचे भी ये प्रॉब्लम है। उससे क्या है कि पूरा आर्मी में ये गोल चक्कर में है। अगर पूरा आर्मी गोल चक्कर में, वो लड़ाई कैसे करेगी? बॉन्डिंग नहीं है, स्थिरता नहीं है। सब पीछे देख रहे हैं कि मेरा गर्दन कब कटने वाला है। तो इसने एक अफ़वाह फैला दिया, अफ़वाह ने डर फैला दिया सबके अगेंस्ट। और ये करप्शन केसेस में सबको फँसाता आया है। करप्शन तो है ही, इनके बिज़नेस को बंद कर दिया सब कुछ। कुछ हद तक जो इसने किया ठीक किया उस वक़्त। पर बाद में इसको डर है कि भाई ये लोग तो नाखुश हैं, तो मेरे अगेंस्ट काम करेंगे। ओके? तो ये डर इसमें है और ये डर से ये परचेज़ शुरू कर रहा है। जितना परचेज़ करेगा आगे हम देखेंगे कि इसका क्या परिणाम है। पहले मन बता दें, लीडरशिप गायब हो रहा है, एक्सपीरियंस है ही नहीं। लो जिस यूनिट के अंदर एक सीओ को निकाल दो या कमांडर को निकाल दो, उस यूनिट का मोरल कैसे डाउन हो जाता है। आप ये सब सोचो। मैं ये विस्तार में इसीलिए आराम से बता रहा हूँ कि ये परचेज़ का नतीजा क्या निकलने वाला है, सिर्फ शी जिनपिंग पद सत्ता से हटने वाली बात नहीं है। इसका और भी है। अगर आपको याद है, पिछले साल ये गया था, पिछले साल नहीं, 23 नहीं, 22 में ये गया था कज़ाकस्तान। कज़ाकस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन के मीट में गया था। ये पहली बार चाइना के बाहर कदम रखा था जब कोविड के दौरान। जब ये गया था उधर, पहले दिन तो ठीक था, दूसरा दिन ठीक था, तीसरा दिन इसने एक डिनर अटेंड नहीं किया, कास्ट डिनर और कास्ट मीट अटेंड नहीं किया और उसी रात वहाँ से निकल के चाइना आ गया। अगले दिन अफ़वाहें फैली, ये खबर आए कि वहाँ कू हो रहा है। पर 3 दिन के बाद उसने बोला है कोई कोई कू-पू नहीं है। मैं भी जाके जयपुर डायलॉग्स में इसके बारे में विश्लेषण किया हूँ, संजय दीक्षित जी के साथ, आप देख सकते हो। और ये मेरे ख्याल में आदि चिंत के साथ भी मैंने डिस टॉक्स में उस वक़्त बात किया था। तो ये अगर आप आज की कहानी में ये देख रहे हो, तो ये सच है ये। मेरे ख्याल में ये सच था कि कू था, कू का सोच था, इसने उस वक़्त दबा दिया। तो जैसे-जैसे ये सबको लपेट में लेके आ रहा है, ये इसका कू होने का पूरा अंदेशा है, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, हमें नहीं पता। देखिए, एक गधे को भी ना आप लात मारते रहोगे, एक दिन वो एक लात मारेगा। आप 100 लात गधे को मारो, गधे का 1 लात से आप मर जाओगे। ये हालत हो सकता है चाइना के अंदर। अब ये तो हमें सबको पता है कि इसका डिफेंस मिनिस्टर को आउट किया था इसने। अभी ली शैंगफू, ठीक? और ये जो है, ये ली शैंगफू जो है, वो चुनिंदा आदमी है इसका। चुन के इसको पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी में लेके आया। पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी में 7 लोग होते हैं और उसमें एक है और ये फाइनल अथॉरिटी है चाइना के अंदर।
उस आदमी का एक दिन आउट, 3-4 महीने तक कोई इसका रिप्लेसमेंट ही नहीं। अभी इसने एक रिप्लेसमेंट डाला है। इसका क्या है? लापता, सब खत्म। ये क्यों हटाया गया? हम देखेंगे आगे। ओके, ये अकेला थोड़ी ना है। इससे पहले का डिफेंस मिनिस्टर वो भी आउट है आजकल, वी फेंगी। इसका कोई नाम निशान नहीं है आज के दिन। ये नया नहीं है। ठीक है, ये देखिए इधर, whereabouts of former defense minister वी फेंगी was not seen in for months। आज तक ये दिखाई नहीं दिया। और ये स्लाइड मैंने बनाया 3 महीने पहले। ओके, उसके साथ साथ ये एक खास बॉडीगार्ड था जी जिनपिंग का। 6 महीने ये लापता रहा। 6 महीने के बाद ये बताया जाता है कि ये मर गया। किस कारण मर गया किसी को नहीं पता। तो ये जो पर्ज जो है ना, इसका गहरा अर्थ है। ओके, अभी आते हैं अभी का पर्ज में 9 जनरल्स को निकाल दिया इसने। ओके, ये तो सबको पता है। ये जो कहानी मैं नया नया नहीं बता रहा हूँ, ये बाकी चैनलों ने भी बताया आप लोगों को। पर इस किसी ने ये नहीं बताया होगा कि कौन है ये, इनका क्वालिटी क्या है। ये है, द टू जनरल्स ओवरसॉ सैटेलाइट लॉन्चेस एंड मैन्ड स्पेस मिशंस। और ये पीएलए एसएसएफ जो है वो स्पेस डिपार्टमेंट, पूरा चाइना में पूरा स्पेस का इनका जो सिस्टम है वो अंडर पीएलए है। ये हमारे तरह इसरो अलग और बाकी अलग नहीं। वो इसरो पिसरो कुछ नहीं है, सब कुछ पीएलए के अंदर, वो पीएलए एसएसएफ के अंदर है, अंडर है। वो 2 जनरल वहां से इसको आउट कर दिया। क्यों आउट किया पता नहीं। क्या करप्शन था? क्योंकि ये एसएसएफ जो है ये इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी पकड़ के रखता है। ठीक है ना, पूरा नेटवर्क सिस्टम का जो है इनके स्पेस के ऊपर आधारित है। तो स्पेस का हेड दोनों को आउट कर दिया तो इसका तो कुछ तो यार घंटी बजना चाहिए हमारे दिमाग में। ऐसे हम बेवकूफों की तरफ बात कर रहे हैं। ओ निकाल दिया ये होगा, तो सोचो, एक एडमिरल हु हेल्प्ड एंट्रेंच बीजिंग्स प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी, ऑपरेशनल आदमी है ये। साउथ चाइना सी ऑपरेशन, जितने ये आइलैंड्स उसने कैप्चर किए थे 5-6 साल पहले, उस आदमी को आउट कर दिया। कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी एक आध मिलता है चाइना के अंदर, उसको भी आउट कर दिया। मिसाइल कमांडर वो had honed China's ability to respond to a possible nuclear threat war. Latest offensive is on politically sensitive agencies responsible for developing weapons and military installations. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग जितने थे, बाकी 5 का मेरे को पता नहीं चला क्यों, कौन थे ये 4 का तो पता चला। ये इंपॉर्टेंट है कि ये लोग जो है वेर इम्पोर्टेंट टू डेवलप चाइनाज मिलिट्री वेपन सिस्टम्स। उसमें कोट है क्या? अगर उसमें कोट है तो चाइना की कैपेबिलिटी में शक आता है। और ये बात आजकल यूएसए में बात हो रही है कि क्या चाइना के अंदर वो कैपेबिलिटी है, उनके हथियारों में कैपेबिलिटी है या नहीं है। ऐसे बात करे जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं बेवकूफों की तरह कि पीएलए का शक्ति ज्यादा है। किसी ने बैठ के अपना पढ़ना पड़ेगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। ये जो बात है, मैं तो रिसर्च करके ये बात कर रहा हूँ। आप जिसको चाहिए आप मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। अगर इसका फायदा उठाना है तो फायदा उठाइए और रिसर्च कीजिए। क्योंकि मैं तो एक अकेला आदमी हूँ, मैं कितना रिसर्च कर सकता हूँ? बुढ़ा आदमी हूँ मैं, मेरे पास और भी काम है। ये तो मेरा शौक है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और क्या है? इट्स अ टारगेटेड क्रैकडाउन। Party is willing to crack down to ensure the long-term health of China.
ये पार्टी विलिंग टू क्रैक डाउन है या जी जिनपिंग टू इज विलिंग टू क्रैक डाउन फॉर हिज ओन लॉन्ग टर्म हेल्थ? देखिए, ये लास्ट लाइन देखिए, फोकस ऑन मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी अंडरमाइंस मिलिट्री रेडीनेस। आप तैयार हो लड़ने के लिए यूएसए के साथ कल के दिन? Bribery in political departments relating to the sale of positions and embezzlement within logistics department, which handle large amounts of money as well as contracts. ये तो पक्का है। तो इसमें लेयर्स हैं ये, कि वन लेयर ब्राइबरी और करप्शन का है, दूसरा लेयर लॉजिस्टिक्स का है, तीसरा लेयर डेवलपमेंट है, और चौथा लेयर लीडरशिप है, और पांचवा लेयर ये है कि क्या ये वफादार है या नहीं है विद जी जिनपिंग। आज बहुत टाइम हो सकता है, पर मैं आराम से बात करूंगा। ऑलरेडी 50 मिनट हो गया, हो सकता है 10-15 मिनट हो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए हमें। ओके, ये तो पुराना है। चाइना इस एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटर्स टॉप पीएलए रॉकेट फोर्स जनरल, ये 3 महीने पहले हुआ था। सबको पता है कि इनका जो रॉकेट फोर्स है, ये इनका सबसे बड़ा शक्ति है, नया सिस्टम है पीएलए आरएफ। इसके बारे में हमने वीडियो भी किया था, याद है तो? आप लोगों ने देखा भी है, वो वीडियो दोबारा देखिए। अलग अलग किस्म के ये हैं, सब डरते हैं वगैरह। उसी के जनरल को आपने सैक कर दिया, क्यों? आजकल तो खैर वो कहानी निकल रहा है कि वो मिसाइल के अंदर पानी है और वो उसका शैलो खुलता नहीं है। उसको मैं, वो तो कहानी है। तो कोई भी अपना इन्फ्लुएंस ऑफ से इंफॉर्मेशन ऑफ चला रहा है। पर अगर आप उसके 3 टॉप रॉकेट जनरल्स को निकाल रहे हो, तो कुछ तो होगा प्रॉब्लम। ये लेयर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके। ओके, ये है। उसके साथ-साथ ये सब शुरू हुआ है। शी जिनपिंग पुट्स मिलिट्री फोकस बैक ऑन टोइंग कम्युनिस्ट पार्टी लाइन। इसने क्यों हुक्म पास किया उस वक्त? ये 2 महीने पहले की खबर है ये, कि भाई सब उसने सारे टॉप ब्रास को बीजिंग में बुलाया, और उसने सबको बोला बोला कि भाई विश्वास, ये हमारे साथ वफादारी चाहिए। ओके, पॉलिटिकल डिसिप्लिन चाहिए। ये लास्ट में उस वक्त 3 महीने पहले द पार्टी मस्ट कमांड द गन। ये नया अभियान नहीं है ये पुराना अभियान है, पुराना बीमारी है, पुराना डर है। पर ये बढ़ रहा है दिन पर दिन। पर ये अभी तो हम इसके बारे में बात किया, पहले हमने बाकियों सेक्टर्स के बारे में बात किया। एक तो लार्ज स्केल इफेक्ट ऑन चाइना है, और उसका पीएलए के ऊपर इफेक्ट है। तो ओवरऑल देखेंगे तो अपने आप एक दृश्य निकल रहा है, जिसको अभी तक दृश्य नहीं निकल रहा है। आंख जाके चेक करा लीजिए। ओके, ये भी है, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये जो निकला था। चाइना मिलिट्री इश्यूज अनप्रेसिडेंटेड रूल्स फॉर टॉप कमांडर्स सोशल लाइव्स इन मूव नॉट ट्राइड इवन इन माओ टाइम्स, जिडोंग्स टाइम्स। माओ के जमाने में भी जो रूल्स थे, वो आप जी जिनपिंग कर रहा है। उसमें क्या है? न्यू सेट ऑफ रूल्स कंट्रोलिंग सोशल एक्टिविटीज of serving and retired senior officers of PLA. Okay. The rules set out a code of conduct for dealing with Communist Party officials, government bodies, state-owned enterprises, social organization, media, academic, research bodies, ethnic minorities, religious group, foreign institutions, and family members, as well as people they meet online. यानी मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं जाके टिडको में तमिलनाडु के साथ बात नहीं कर सकता। मैं यहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ बात नहीं कर सकता। मैं अन्नामलई के साथ बात नहीं कर सकता, जो बीजेपी के यहाँ हेड है। ना मैं स्टालिन से बात कर सकता हूँ। ये यही बोल रहे हैं ये। ना मैं डीएमके से बात कर सकता हूँ, ना बीजेपी से बात कर सकता हूँ, ना गवर्नमेंट अधिकारियों से बात कर सकता हूँ, मीडिया से, आप लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं आईआईटी में काम नहीं कर सकता इसके मुताबिक। एथनिक माइनॉरिटीज के साथ, मैं पिछड़े वर्ग के साथ बात नहीं कर सकता।
मैं बाबा रामदेव के साथ बात नहीं कर सकता, रिलीजियस ग्रुप, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के साथ तो थिंक टैंक्स के साथ बात नहीं कर सकता। मैं कर क्यों सकता? क्यों? क्योंकि ये डर है कि मैं एक जनरल शी जिनपिंग का को हटा सकता हूँ, क्योंकि इनके साथ बात करके एक षड्यंत्र बना सकता हूँ। ये सोच है ही भाई इनका, और इन्होंने जारी किया है। ये मेरा कहना नहीं है। मैं तो इसको चेप के निकाल के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आपको दिखाया हूँ। आप अगर ये पीएलए लिबरेशन आर्मी लिंक है, उस लिंक में अगर लगाओगे तो सीधा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में जाओगे और किसी और आर्टिकल में। New rules which target leading cadres of the military would be applied to retired generals who are known to wield considerable influence over younger leaders. मैं बाहर हूँ, अगर मैं पॉलिटिकली एक्टिव हो गया, तो मैं तक पलट सकता हूँ और खलबली मचा सकता हूँ अंदर। अंदरूनी तरीके से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसका एक आर्थिक कहानी है और एक पॉलिटिकल कहानी है। आप देखो किस तरीके से हो रहा है। राइट? इसने ये 1 महीना, 1.5 महीना पहले देखा था। चाइना मिलिट्री टॉप ब्रास कॉल्ड टू फ्रंट लाइन्स फॉर फील्ड रिसर्च टू फिक्स रैंक एंड फाइल प्रॉब्लम्स। इसने क्या बोला कि भैया तुम हमारे साथ इर्द-गिर्द मत रहो, यहाँ हेडक्वार्टर में मत रहो वगैरह, आप जाके जवानों के साथ रहो। उनका मोरल अप करो। एक तरीके से ये बोल रहा है कि भाई नीचे आप जाओ बाहर, यहाँ मत रहना। हेडक्वार्टर में बैठ के बात मत करना। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। वही है जो मैंने पिछले बार 17, 18 और सॉरी 18, 19 और 20th पार्टी कांग्रेस का विश्लेषण किया है, वही कहानी। मैं विश्लेषण पिछले 1 साल में काफ़ी से इन्हीं के शब्दों की आपके पास लेके आ रहा हूँ। मैं अपना सोच विचार नहीं है अपना मेरा। मैं तो इसके लाइन्स पढ़ के आपको हेडिंग इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि एक फ्लो हो। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये सब नहीं लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। ओके? ये है शी जिनपिंग पुट्स मिलिट्री फोकस बैक ऑन टोइंग कम्युनिस्ट पार्टी लाइन। भैया तुम कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कहीं नहीं जा सकते हो। ये भी है। ओके? बीजिंग अच्छा ये अभी का है। वो जो 9 जनरल को चिप दिया, पर ये भी है बीजिंग स्ट्रिप्स या देख थोड़ा नज़दीक से देखते हैं इसको। Beijing strips 3 aerospace defense executives of political titles as China cracks down on corruption in crucial sector, defense sector. ओके, ये कौन हेड है? ये चाइना नॉरिनको, जो इनका इक्विवेलेंट टू हमारा जो ओएफबी है, उनके हेड को आउट कर दिया। और चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जैसे अपना एचएएल है, उसका इक्विवेलेंट उसको आउट कर दिया। अभी ये 9 जनरल्स के साथ इनका भी हुआ। बड़ा मजेदार है चाइना। अब पढ़ना शुरू करोगे आपको पता चलेगा कि चाइना भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। ओके, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। ये दोबारा ये महाशय झू युगजिया जो है वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस प्रीमियर है आज के दिन। नंबर 2 ये शी जिनपिंग का पुराना दोस्त है। Chinese general calls for quality weapons so PLA can win any battle in complex global situation. Okay? तो ये उसी वक्त निकला था जब ली शैंगफू को वो गायब हो गया था वगैरह वगैरह। ये सब करेक्ट करो कर रहा हूँ डॉट्स। ये नौ जनरल और ये 3 एरोस्पेस का टॉप 1 क्यों निकाला उनको? अभी ये देखो। ये कहता है called on military procurement and technology development arms to improve quality of weaponry। इसका मतलब quality of weaponry खराब था, improve कीजिए इसको।
Advanced arms and better quality control must be the top priority for officers to protect lives of troops. ये सब क्या है? चाइना का सिस्टम है। चाइना ऐसे बात करके लोगों के पास पहुंचा देते हैं ताकि लोगों का सहमति उनके साथ हो, और बीच में जितने ये कमांडर जनरल हैं ये सब इनके अगेंस्ट हो जाए, और उसके बाद इसको अंदर कर दो। सिस्टम है ये। अगर कल के दिन जनरल शंकर को अंदर करना है तो कोई मंत्री आके उस आप लोगों को से बताएगा कि भाई जनरल शंकर जो है ना घूस खाता है। आप लोग कंप्लेंट करोगे, जनरल शंकर को अंदर कर दोगे। वही कहानी है ये। ये आगे बोलता है, वी मस्ट डू अ गुड जॉब इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वेपनरी सो वी कैन विन एनी बैटल, स्ट्रेंथन आवर कॉम्बैटिबिलिटी वगैरह वगैरह वगैरह। प्रोवाइड क्वालिटी सप्लाईज, ये सब 2 दिन का मीट हुआ था उस वक्त। सारे जितने हेड हैं इनके, उन सबको बुला के बात किया, उसके बाद ये कहानी हो रहा है। ऑफ कोर्स ये तो सबको पता है कि एक नेवी वाले को उठा के पीएलए रॉकेट फोर्स के हेड बना दिया इसने। ये तो हमने, बट बात क्या है कि एट द बेस लेवल इनके पास पायलट भी नहीं है। पायलट ही नहीं है, ऑफिसर्स नहीं है, कैप्टन्स नहीं है, सब कुछ प्रॉब्लम है। तो आप सोचिए, आपके जो एक पास एक आर्मी है जिसमें लोग जो फौज है, जो लोएस्ट लेवल में सिर्फ 2 साल काम करते हैं और भाग जाते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं है। मिडिल लेवल में आपके पास ऑफिसर्स नहीं है, पायलट्स नहीं है, नेवी के कैप्टन्स नहीं है, कमांडर्स नहीं है, कमी है। और टॉप लेवल में आपके जनरल्स को सैक करे जा रहे हो। ऊपर आपका इक्विपमेंट के ऊपर आंच आ रहा है, इक्विपमेंट के ऊपर करप्शन है, इक्विपमेंट बनाने वाले को आउट कर दिया, खरीदने वाले को आउट कर दिया, सब करप्ट है, पैसा बना रहे हैं। क्या आपका क्या आर्मी है भाई ये? और डर है कि ये फौज जो है ना लड़ेगी नहीं, लड़ेगी तो शी जिनपिंग के साथ, ये भी डर है। ओके, राइट। तो एक और आर्टिकल निकला था, अनरिलायबल हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट एंड पुअर लीडरशिप invariably results in low operability, high maintenance cost, reduced operational life cycles and high replacement cost. आपके पास एक अच्छा कार खरीदो जो प्रूवन नहीं है, पैसा तो दोगे दोगे, कल के दिन उसके ऊपर कुछ क्वालिटी ठीक नहीं है तो हर रोज उसके ऊपर रिपेयर में खर्च करना पड़ेगा, और ऑफ रोड रहेगा, आप कहीं जा नहीं सकते हो। और उसके ऊपर अगर मान लो आज के दिन आपके पास अगर कोई इटालियन कार है, कार नाम के लिए इटालियन है पर स्पेयर कहाँ से मिलेंगे आपको? स्पेयर तो आपको होंडा या सुजुकी वो मिलेंगे आज के दिन। कहीं आपने कोई इटालियन कार देखा आपने रोड के ऊपर? अगर आप इटालियन कार खरीदे होते, एक अच्छा सा इटालियन कार, आपका नाक से आपको पैसा देना पड़ता उसको रिपेयर करने के लिए। वही कहानी हो रहा है इनका। दिस इज compounded by systemic corruption. PLA is one of the largest forces in the world with least amount of battle experience. A disproportionate load on the economy, which will increase with time. An ineffective force to deal with military conflict situation. China is not going to get out of this trap which it has set for herself. ये मेरा विश्लेषण है, बाहर नहीं जाएगा। देखिए, आपके पास एक मॉडर्नाइज्ड एंड वर्ल्ड क्लास आर्म फोर्सेस आपने जल्दी से जल्दी बना रहे हो, आप पैसा बेशुमार खर्च कर रहे हो, कॉस्टली हाई-टेक इक्विपमेंट है, लो क्वालिटी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, बैटल अनटेस्टेड, इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ हाई ग्रेड पर्सनल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपके पास हाई-टेक इक्विपमेंट है तो हाई ग्रेड पर्सनल चाहिए, वो है ही नहीं। लो अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल है ही नहीं, जो मैंने बताया, पुअर लीडरशिप, सबको सैक कर रहे हो। ऊपर नहीं है, बीच में नहीं है, ये नहीं है, आपका इक्विपमेंट सस्पेक्ट है, उसके ऊपर पैसा खर्च करे जा रहे हो, इकोनॉमी डूब रहा है, आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, और ऊपर डर है कि आपको कब ये आके कू कर देंगे, राइट? लो ऑपरेबिलिटी, हाई मेंटेनेंस, लो ऑपरेशनल लाइफ एंड हाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिसके बताया, करप्शन, डिस्प्रोपोर्शनेट लोड ऑन इकोनॉमी जो भारी हो रहे हैं आ रहा है। ये इसका
Why is it a disproportionate load on the economy, right? Why is it a disproportionate load on the economy? इसको समझने की बात है। पता चल रहा है, आप इनके पास पैसा नहीं है, अगर तनख्वाह कम कर रहे हैं तो ये पैसा गँवा रहे हैं इसके ऊपर। तो ये जो मैंने बताया है, इससे क्या है कि एक सोचिए, ज़ी जिनपिंग सोच रहा था कि मिलिट्री के दौ ही विल बिल्ड द बिगेस्ट मिलिट्री, द बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड बाय 2049, मोस्ट मैकेनाइज्ड मिलिट्री बाय 2027। क्या ये हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा, क्या चाइना उभर के आएगा? क्यों आज के दिन ज़ी जिनपिंग इनको पैसा नहीं दे पा रहा है? क्यों? उसके पास पैसा ही नहीं है। अगर अपना पीएलए को जो ही थिंक्स विल सेव हिज इकोनॉमी के पास पैसा नहीं है, सैलरी कट हो रहा है, तो वो क्या लड़ेंगे? तो आखिर मेरा नतीजा ये है, व्हाई चाइना कैन नॉट रिकवर? उस वक़्त तो मैंने 18th, 19th और 20th कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण किया था। पर ये है ज़ी जिनपिंग के कारनामे, ये भी देखिए। भाई चाइना का इकोनॉमी कैसे रिकवर होगा? आप फार्मास्यूटिकल हेड को सैक कर रहे हो, रेलवे वाले को सैक कर रहे हो, क्या फाइनेंस वाले को सैक कर रहे हो, स्पोर्ट्स वाले को सैक कर रहे हो, आपका इकोनॉमी कहाँ जाएगा ऊपर? और ऊपर तो और पीएलए वाले को सैक कर रहे हो, तो वो आपको खा जाएगा एक दिन। वो पालतू जानवर नहीं रहेगा। तो ये है कहानी। तो आखिर में मैं यही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप ये वीडियो सबको बाँट दीजिए, ठीक? शायद मैंने भी इसका इख्तियार नहीं दिया कि मैं इतना डेप्थ विश्लेषण कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ, कर दिया मैंने, आप इसको लीजिए। मैं अभी सवाल लेता हूँ, कुछ सवाल लूँगा मैं जो इसके संबंधित है। मैंने देखा कुछ मालदीव्स के बारे में पूछ रहे थे, कुछ यहाँ के बारे में, वहाँ के बारे में, वो सबका टाइम आएगा, मैं बताऊँगा भी।